हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक पिछले वीडियो से रिलेटेड है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था व्यंजन के बारे में। आज हम व्यंजन को उसके कुछ अन्य पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं व्यंजन को उसके उच्चारण के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया गया है। कैसे? पहला है महाप्राण, दूसरा है अल्प प्राण। क्या होता है अल्प प्राण और महाप्राण? आइए देखते हैं। महाप्राण जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके उच्चारण के समय कुछ हवा आपके मुख से बाहर निकलती है। तो इन जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें हम महाप्राण बोलते हैं। महाप्राण जैसे ख, घ, छ, झ। मीन्स आप देख पा रहे हैं आपके मुंह से एक बार में काफी हवा एक साथ निकल रही है और बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रही है। तो इस तरह के वर्णों को हम महाप्राण कहते हैं। इसी तरह जब अल्प प्राण की बात करें, अल्प मतलब कम यानी थोड़ा। इसी तरह जैसे महाप्राण में बहुत ज्यादा, वैसे अल्प प्राण में थोड़ा सा। तो इन जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है तो हम उन्हें अल्प प्राण बोलते हैं और इनके उच्चारण में भी समय कम लगता है। जैसे क, ख, ग, च, ज, ट इत्यादि। समझ में आया? महाप्राण जिनमें प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, अल्प प्राण जिसमें प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं व्यंजन स्वर तंत्री के आधार पर भी दो भागों में विभक्त होते हैं। अभी हम लोग ने पीछे देखा, पीछे हमने बताया उच्चारण के आधार पर, और अब हम बात करेंगे स्वर तंत्री के आधार पर। स्वर तंत्री अर्थात स्वरों के स्वर जो हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं उनकी बात की जा रही, जैसे गले के अंदर की बात है। ठीक है, तो एक होता है सघोष, सघोष, दूसरा है अघोष। सघोष और अघोष का मतलब क्या हुआ? सघोष मतलब घोषणा के साथ, मतलब बहुत जोर आवाज से। अघोष मतलब थोड़ी नीची या कम आवाज में। तो जैसा कि आप सघोष से पढ़ पा रहे हैं कि जिन ध्वनियों को उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। कंपन मतलब जब आप घोषणा के साथ, बहुत गर्जना के साथ किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे ग, घ, ज, झ। तो इससे क्या हो रहा है? आपके गले की जो स्वर तंत्री है उसमें हल्का कंपन हो रहा है इनको बोलते समय। आप बोल के, आप कभी देखिए, आप बोल के देखिए, आपको देखो आप प्रतीत होगा आपके गले के अंदर स्वर तंत्री हिल रही है, जो अंदर गले के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है। तो जब ये स्वर तंत्रियों में कंपन होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण से, उन्हें हम सघोष बोलते हैं। और अघोष क्या होते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सघोष मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन होना, अघोष मतलब स्वर तंत्रियों में कंपन न होना। तो कौन कौन से होते हैं अघोष? क, ख, ज, छ। आप इसमें देख पा रहे हैं कि गले के अंदर की जो स्वर तंत्री है वो उतनी कंपन नहीं कर रही है उनको बोलने समय। तो इस तरह के वर्णों को हम बोलते हैं, या इस तरह के व्यंजन को हम अघोष व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे आपको एक चार्ट बना के दिया है। आपको ये चार्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये चार्ट दिया गया। आप इसको पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, जब हम व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हमने बताया था कि क, ख, ग, घ, ग, घ, अंग, ये जो ऊपर के 5 क, जो 5 वर्ग हैं, जो 5 वर्ण हैं, वो क वर्ग में आते हैं। च से लेके इ तक च वर्ग में आते हैं। ट से अण तक ट वर्ग में आते हैं। त से न तक त वर्ग, और प से म तक प वर्ग में आते हैं। यानी ये 25 वर्ण जो होते हैं इन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन भी हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात कर रहे थे। अभी हम लोगों ने बात करी कि प्राणवायु के आधार पर जो व्यंजन को बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण में बांटा गया है। तो अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? हम देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा एक वर्ग है, ये जो एक पूरी लाइन है, क, च, ट, त, प, ये सब अल्प प्राण है। आप इसमें देखिए जो प्राणवायु है बहुत कम निकल रही है। आप मुंह को बंद करके भी इनको बोल सकते हैं। क, च, ट, त, प,
बहुत आराम से। लेकिन महाप्राण को जब बोलना होता है तो हमें मुंह खोलना पड़ता है, जैसे ख, छ, ट, थ, फ, तो ये महाप्राण है। इसी तरह फिर से आप देखेंगे ग, ज, ड, द, ब, इसमें बहुत कम प्राणवायु निकलती है तो इसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। फिर इसी प्रकार फिर जब घ से आता तो घ, झ, ढ, ध, भ, ये सब महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार सेम जब प्राणवायु इनमें देखेंगे अंग, इय, अण, न, म, ये सब अल्प प्राण में आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो क, च, ट, त, प हैं ये सब अल्प प्राण हैं। फिर सेकेंड वाला महाप्राण, फिर थर्ड वाला अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर से अल्प प्राण। समझ में आया? अब हम स्वर तंत्र के आधार पर देखा था हमने अघोष। तो पहला और दूसरा जो लाइन है, पहली और दूसरी जो लाइन है क और ख वाली, क, च, ट, त, प और ख, छ, ठ, थ, फ, ये दोनों ही लाइन अघोष की है और बाकी ये तीनों लाइनें सघोष की हैं। यानी इनमें जब आप बोलेंगे तो स्वर तंत्र कंपन होगा और जबकि इन दोनों को बोलते समय स्वर तंत्र में कंपन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? जब भी आपसे पूछे कि थ एक अघोष व्यंजन है या सघोष है तो आप बता पाएंगे तुरंत कि थ एक अघोष व्यंजन है। ठीक है, भ एक सघोष व्यंजन है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि ये जो क वर्ग होता है ये कंठ के थ्रू बोला जाता है, च वर्ग जो तालु से होता है, ट वर्ग जो मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। इसी प्रकार ये जो लास्ट की लाइन है अंग, इय, अण, न, म, ये नाक से बोला जाता है। अब आप बोल के देखिए अंग, इय, न, म, ये तीनों में ही नाक का प्रयोग हो रहा है इसलिए ये नासिक के भी बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाए न क्या है, न दंत भी है और नासिक के भी है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन हमने बताया था। य, र, ल, व ये सब अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन होने के साथ साथ ये अल्प प्राण भी हैं और सघोष भी हैं। तो जब य बोलते हैं तो य देखिए घोषणा के साथ यानी कंपन के साथ आता है, स्वर तंत्र में कंपन भी हो रहा है और बहुत जल्दी बोला जा रहा है, वह प्राणवायु कम निकल रही, र, ल, व प्राणवायु कम निकल रही, इसलिए ये अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। इसी प्रकार श, श, स, ह, तो ये तीन स, श, तीनों स जो हैं ये तीनों ही महाप्राण हैं और अघोष हैं। ह इसमें अघोष नहीं है। ठीक है, ह सघोष है। ह देखिए बहुत जल्दी निकल जा रहा है, ह तो सघोष है। ठीक है, तालव्य, और फिर ये तालव्य का मतलब क्या हो गया? जो ऊपर के तलवे में लगता है, जैसे य जब आप य बोलेंगे तो आपकी जीभ ऊपर तलवे पे लगेगी। मूर्धन्य, ये तो दांत और तलवे के बीच का स्थान है, इसे हम मूर्धन्य बोलते हैं। तो र जब बोलेंगे तो दांत और तलवे के बीच के स्थान में ये लगेगी जीभ। इसी जगह ल और स जब बोलेंगे तो ये दोनों ही दांतों से लगेंगे। आपकी जीभ कहाँ से लगेगी? दांत से लगेगी। और जब व और ह बोलेंगे तो कंठ से आएगा। व बोलिए, व तो कंठ से आएगा और ह भी कंठ से आएगा। समझ में आया? आप इसको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके हिंदी भाषा में, व्याकरण में बहुत काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण, अब हम आ गए हैं शब्दों पर। ठीक है, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? वर्ण के बारे में पढ़ा। वर्ण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? स्वर और व्यंजनों के बारे में। तो आप पिछली दो वीडियो देख करके आप उसमें से अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द। तो शब्द कैसे होते हैं? तब से हमने बताया था वर्णों के योग को, सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। तो शब्दों का बनना और उनके वर्गीकरण निम्न 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है रचना के आधार पर, यानी जिसको रचा जाएगा यानी लिखा जाता है तो उसके आधार पर। फिर किस जगह से वो शब्द आए हैं उसके स्रोत के आधार पर। अर्थ के, यानी उस शब्दों का अर्थ क्या होता है उस आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण होता है। और शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है इसके आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला हम रचना के आधार पर इस शब्द के वर्गीकरण को देखते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 3 पार्ट्स में किया गया, 3 भाग में किया गया। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। इस वीडियो में सिर्फ हम इन रचना के आधार पर इन 3 शब्दों का ही अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं।
यानी व्युत्पत्ति यानी रचना अर्थात बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, तो हम बात करते हैं रूढ़ शब्दों की। तो पहला रूढ़ शब्द होते क्या है? रूढ़ मतलब दृढ़, यानी जिसको हटाया या बदला ना जाए। तो जिन शब्दों के न खंड किए जा सके या खंड करने पर उसका कोई अर्थ ना निकले तो वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जो समय से बहुत पहले से चलते चले आ रहे हैं परंतु उसका अर्थ आपको भी नहीं पता। अब जैसे कई लोग होते हैं हमसे पूछते हैं अरे सर घोड़े का मतलब क्या है, गाय का मतलब क्या है। तो घोड़ा और गाय ये सब बहुत पहले से ये शब्द रूढ़िवादी तरीके से शब्द चलते चले आ रहे हैं और इनका अपने में कोई अर्थ नहीं है परंतु ये एक शब्द हैं। शब्द बोलते ही हम उसका अर्थ अपने आप ही समझ जाते हैं क्योंकि हमें ये बताया जाता है बचपन से। जैसे घोड़ा, कला, ये सब क्या है? ये सब रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, अब आते हैं यौगिक शब्दों से। यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। मीन्स 2 ऐसे शब्द जिनको मिलाकर के एक तीसरा नया शब्द बन जाता है उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। होते तो ये भी शब्द ही हैं परंतु इनके दोनों का अर्थ आता है। यानी कि देव प्लस आलय, आप देख पा रहे हैं, देव का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है। देव मतलब देव, आलय मतलब स्थान, तो देवों के स्थान को देवालय कहा जाता है। तो ये तीसरा शब्द बन गया। तो ये तीसरा शब्द यौगिक शब्द है। जैसे पाठ यानी पाठ, जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, और शाला मतलब जगह। तो पाठशाला का मतलब पाठ पढ़ने की जगह, पाठ पढ़ने का स्थान। तो आप समझ पा रहे हैं तीसरा शब्द बन जा, जो नया शब्द बन रहा है ये एक यौगिक शब्द होता है। ठीक है, अब आते हैं योग रूढ़ शब्द पे। वे यौगिक शब्द जो रूढ़ के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी वे यौगिक शब्द जो रूढ़ के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें योग रूढ़ कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? यानी शब्द तो यौगिक ही होंगे, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनेगा परंतु वे रूढ़ होंगे, उसका अर्थ कोई अपने आप में कोई नया अर्थ नहीं होगा। अर्थात जैसे पंकज, तो पंक प्लस ज, पंकज तो मिला परंतु पंकज का एक ही अर्थ होगा, है ना। जैसे संसद, संसद का अपने आप में एक अर्थ है, उसका कोई तीसरा अर्थ या अलग शब्द का अर्थ नहीं बता सकते। ठीक है, तो यानी कि रूढ़ शब्द होते हैं जो वे यौगिक शब्द जो रूढ़ हों, वे यौगिक शब्द जो रूढ़ हों, विशेष अर्थ प्रकट करते हो। जैसे रूढ़ शब्द क्या होते हैं? घोड़ा, काला एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के यौगिक बनते हैं। तो इनमें शब्द 2 अलग अलग होंगे जिनके मिलने पर एक तीसरा शब्द बनेगा और तीसरा शब्द रूढ़ होगा। इसे हम यौगिक रूढ़ बोलते हैं यानी योग रूढ़ बोलते हैं। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी जरूर करें, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, थैंक यू।